समष्टि अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था आज से शुरू करना है। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और हमारी एकदम कोशिश होगा कि इस चैप्टर से जितने भी तरह के टेक्निकल वर्ड हैं जिसका प्रयोग हम लोगों को बजट को समझने में और बजट की प्रक्रिया को पूरा समझने में करना पड़ेगा, पहले उन शब्दों पर हम लोग एक चर्चा कर लें। उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि किस प्रकार से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी चर्चा इस प्रश्न से कि पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में क्या अंतर है। कई बार राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति से ऑब्जेक्टिव रहे हैं और उस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए हम लोगों को खूब बढ़िया से एकदम सरल तरीके से अपने बोलचाल के भाषा में हम लोगों को समझ लेना होगा, एक कॉन्सेप्ट बना लेना होगा। चलिए पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या है और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। हम लोग ये बात जानते हैं कि सरकार के इनकम के स्रोतों को हम लोग मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटते हैं। सरकार जो आय अर्जित करती है, सरकार की आय के स्रोतों को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, एक राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। मतलब सरकार के आय के स्रोत दो वर्गों में बांटे जाते हैं, राजस्व प्राप्ति के रूप में और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति के रूप में। अब हम लोग ये जानें कि आखिर राजस्व प्राप्ति है क्या। हम लोग देख लिए सरकार के आय के स्रोतों को राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के रूप में बांटा गया। राजस्व प्राप्ति के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे राजस्व प्राप्ति को ही हम लोग कहते हैं आगम प्राप्ति। आगम प्राप्ति के नाम से भी ये जाना जाता है। इसे हम लोग रेवेन्यू रिसीव्ट्स भी कहते हैं। राजस्व प्राप्ति सरकार के इनकम का एक ऐसा स्रोत है, यदि इस स्रोत के माध्यम से सरकार आय अर्जित करेगी तो सरकार के जिम्मेदारियों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगा। कोई प्राप्ति, सरकार के इनकम का कोई स्रोत राजस्व प्राप्ति है या नहीं है, इसे पहचानने का दो तरीका है। पहला तरीका कि यदि सरकार को आय मिल रहा है, सरकार को आय प्राप्त हो रहा है और सरकार की जिम्मेदारियों में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वह प्राप्ति राजस्व प्राप्ति होगा। और दूसरा तरीका है पहचानने का कि राजस्व प्राप्ति के माध्यम से जब सरकार आय अर्जित करती है तो पहला हम लोग देखें कि सरकार की जिम्मेदारियों में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, और दूसरा तरीका है कि जब राजस्व प्राप्ति के माध्यम से सरकार आय अर्जित करती है तो सरकार के संपत्तियों में, सरकार के परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होता है। हम एक बार रिपीट कर लें। हम लोग देखें कि सरकार के आय के स्रोतों को मुख्य रूप से दो वर्गों में हम लोग बांटते हैं, एक राजस्व प्राप्ति या आगम प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। सरकार की आय का कोई स्रोत राजस्व प्राप्ति है या नहीं है, इसे पहचानने का दो तरीका देखें। राजस्व प्राप्ति से यदि सरकार आय अर्जित करेगी तो सरकार की जिम्मेदारियों में कोई वृद्धि नहीं होगा और सरकार के संपत्तियों में कोई कमी नहीं होगा, तो ये समझ लेना होगा कि वह सरकार की प्राप्ति, सरकार के आय की वह प्राप्ति निश्चित रूप से राजस्व प्राप्ति ही होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट से ही होगा या आगम प्राप्ति ही होगा। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे मान लीजिए सरकार टैक्स के माध्यम से अगर आय अर्जित करती है, सरकार देश के निवासियों के ऊपर जब टैक्स लगाती है
तो टैक्स के माध्यम से सरकार जो आय अर्जित करती है, इससे सरकार के जिम्मेदारियों में कोई वृद्धि नहीं होता है। मतलब यदि सरकार टैक्स के माध्यम से आय अर्जित करे तो उस आय को लौटाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है। तो राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि सरकार की इनकम का एक ऐसा स्रोत जिससे सरकार की जिम्मेदारियों में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होगा, राजस्व प्राप्ति कहलाएगा। और दूसरी बात हम लोग देखें कि जब राजस्व प्राप्ति के माध्यम से सरकार आय अर्जित करती है तो सरकार की जिम्मेदारियों में वृद्धि नहीं होता है और सरकार की संपत्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सरकार यदि कर्ज ले लेती है तो कर्ज लेने से सरकार को आय तो प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ गई, उसे एक निश्चित समय के बाद लौटाना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाता है। मान लीजिए हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपना मकान बेच दिए, हम अपनी ज़मीन बेच दिए, इससे आय तो मिला लेकिन हमारी संपत्ति घट गया। तो राजस्व प्राप्ति का मतलब देखें कि सरकार के इनकम का एक ऐसा स्रोत जिससे सरकार की संपत्तियों में कोई कमी नहीं होता है और सरकार के जिम्मेदारियों में कोई वृद्धि नहीं होता है, तो ये राजस्व प्राप्ति कहलाएगा। राजस्व प्राप्ति भी दो तरह का होता है। राजस्व प्राप्ति को भी हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो पहला कर प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति को भी दो वर्गों में बांटा गया, पहला कर प्राप्ति और दूसरा गैर कर प्राप्ति। गैर कर प्राप्ति हम लोगों को पता है कि सरकार टैक्स लगाती है। सरकार प्रायः दो तरह का टैक्स लगाती है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग अभी तक जो चर्चा किए कि कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति आगम प्राप्ति या राजस्व प्राप्ति के ही दो प्रकार हैं। राजस्व प्राप्ति के भी दो प्रकार, एक कर प्राप्ति और दूसरा गैर कर प्राप्ति। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टैक्स भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो कर प्राप्ति को भी हम लोग दो वर्गों में बांट दें। कौन कौन? तो एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अब गैर कर प्राप्ति को ध्यान से समझना है। जैसे सरकार बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन करती है, जैसे CCL, BSNL, LIC, इस तरह के रेलवे बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसका संचालन और प्रबंधन देश की सरकार करती है। तो इनके संचालन और प्रबंधन के माध्यम से भी सरकार को आय प्राप्त होता है। हम लोग गैर कर प्राप्ति में ये समझे कि सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन और प्रबंधन से सरकार को जो आय प्राप्त हुआ वह गैर कर प्राप्ति है। जैसे उदाहरण लिए CCL के माध्यम से, LIC के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, NTPC के माध्यम से सरकार को जो आय प्राप्त होता है ये गैर कर प्राप्ति के श्रेणी में आता है। लाइसेंस शुल्क भी सरकार लाइसेंस शुल्क लेती है, ये लाइसेंस शुल्क से भी अगर सरकार आय अर्जित करेगी तो ये गैर कर प्राप्ति के श्रेणी में आएगा। और हम लोगों को ये बात पता है कि सरकार कई बार कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाती है, इस जुर्माने से भी जो आय आएगा ये भी गैर कर प्राप्ति के श्रेणी में आएगा। एक बार हम लोग रिपीट कर लें। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सरकार के आय के स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया, एक राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। हम लोग राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में देखें, हम लोग ये देखें कि राजस्व प्राप्ति की विशेषता है कि यदि इस स्रोत से सरकार आय अर्जित करेगी तो सरकार की जिम्मेदारी में कोई वृद्धि नहीं होगा, मतलब उसे लौटाने का झंझट नहीं रहेगा, सरकार को लौटाना नहीं पड़ेगा।
दूसरी बात देखें कि राजस्व प्राप्ति के माध्यम से यदि सरकार आय अर्जित करती है तो सरकार की संपत्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होता है। राजस्व प्राप्ति को भी दो वर्गों में बांटा गया, एक कर प्राप्ति और दूसरा गैर कर प्राप्ति। हम लोग देखें कि कर प्राप्ति भी दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग गैर कर प्राप्ति के अंतर्गत ये चर्चा किए कि सरकार टैक्स के अलावे भी गैर कर प्राप्तियों से आय अर्जित करती है। उदाहरण लिए कि बहुत सारे उपक्रमों का, उद्योगों का संचालन सरकार स्वयं करती है, जैसे सीसीएल, जैसे रेलवे, जैसे एनटीपीसी, इसका संचालन सरकार करती है और इसके संचालन और प्रबंधन करने से भी सरकार के पास आय आता है। ये गैर कर प्राप्ति के अंतर्गत है। फिर हम लोग ये चर्चा किए कि सरकार कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाती है, उस जुर्माना से भी जो आय आया वह भी गैर कर प्राप्ति के अंतर्गत है। सरकार लाइसेंस शुल्क लेती है तो लाइसेंस शुल्क भी गैर कर प्राप्ति के श्रेणी में आता है। तो हम लोग राजस्व प्राप्ति के बारे में देख लिए। अब हम लोग थोड़ा चर्चा पूंजीगत प्राप्ति पर करें। हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं ये पूंजीगत प्राप्ति क्या है। राजस्व प्राप्ति से ठीक उल्टा पूंजीगत प्राप्ति से अगर सरकार आय अर्जित करेगी तो पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से सरकार यदि आय अर्जित करती है तो सरकार के जवाबदेही में, सरकार के जिम्मेदारी में वृद्धि हो जाता है। पूंजीगत प्राप्ति की पहली विशेषता हम लोग ये देखें कि यदि पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से सरकार आय अर्जित करती है तो सरकार के जिम्मेदारियों में वृद्धि हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार कर्ज ले लेती है, तो यदि कर्ज लेगी सरकार तो उस कर्ज को एक निश्चित समय के बाद ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। तो हम लोग ये देखें कि यदि सरकार पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से आय अर्जित करेगी तो सरकार के जिम्मेदारियों में वृद्धि होगा। उदाहरण लिए हम लोग यदि सरकार ऋण के माध्यम से, सार्वजनिक ऋण के माध्यम से आय अर्जित करती है तो सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। भले ही सार्वजनिक ऋण को तुरंत नहीं वापस करना पड़ता है, एक निश्चित समय के बाद ही वापस करना पड़ता है, लेकिन सरकार को वापस करना ही पड़ता है। और सिर्फ जितना ऋण ली है उतना ही नहीं बल्कि उस पर ब्याज भी सरकार देती है। पूंजीगत प्राप्ति की दूसरी विशेषता है कि यदि पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से सरकार आय अर्जित करेगी तो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो जाएगा। पहली बात तो हम लोग ये देखें कि पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से यदि सरकार आय अर्जित कर रही है तो सरकार की जवाबदेही बढ़ रहा है, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ रहा है। और दूसरी बात देखें, पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से यदि सरकार आय अर्जित करेगी तो सरकार की संपत्तियां घट जाएगी। उदाहरण के लिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, सरकार अनिवेश करती है। अनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए सरकार का कोई सार्वजनिक उपक्रम यदि घाटे में चल रहा है तो सरकार क्या करती है कि अपने उस उद्योग को या उस उद्योग के शेयर को बेच देती है किसी निजी व्यक्ति के हाथों। जैसे मान लीजिए कि हमको पैसे की ज़रूरत है और हम अपनी फैक्ट्री बेच दिए, तो फैक्ट्री बेचने से आय तो मिला लेकिन उससे हमारी संपत्ति घट गया। ठीक उसी प्रकार से सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है, सरकार जब किसी सार्वजनिक उपक्रम का शेयर बेच देती है, पूरे सार्वजनिक उपक्रम को यदि बेच देती है तो सरकार को आय तो मिलता है लेकिन सरकार की जो संपत्ति है वो घट जाता है। तो हम लोग राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में कैसे अंतर किया जाए उसको हम लोग देख लिए। एक बार रिपीट करें, हम लोगों ने देखा कि यदि राजस्व प्राप्ति के माध्यम से सरकार आय अर्जित करेगी तो सरकार की जिम्मेदारियों में कोई वृद्धि नहीं होगा। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति के संदर्भ में हम लोग देखें कि सरकार अगर पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से आय अर्जित करेगी तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।
अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा। क्वेश्चन रहेगा सार्वजनिक ऋण उदाहरण है राजस्व प्राप्ति का, पूंजीगत प्राप्ति का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग चर्चा किए कि यदि सार्वजनिक ऋण सरकार लेती है तो वो पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है। ऋण पूंजीगत प्राप्ति कैसे है? क्योंकि ऋण के माध्यम से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि प्रत्यक्ष कर उदाहरण है राजस्व प्राप्ति का, पूंजीगत प्राप्ति का, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग अभी चर्चा कर लिए कि टैक्स या डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स ये राजस्व प्राप्ति के श्रेणी में आता है। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति से किस तरह के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, हम लोग इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी समझने का प्रयास किए। आप अपनी पढ़ाई के क्रम को निरंतर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।